all disciples of Hahnemann sir. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मियाज़मेटिक मटेरिया मेडिका। और इस मियाज़मेटिक मटेरिया मेडिका में आज हम ब्राइटा ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि मियाज़्म को हम पिछले कई वीडियोस से अपने यूट्यूब चैनल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको जैसे जैसे हम लोग समझेंगे वैसे वैसे ये मटेरिया मेडिका भी हमको उस मियाज़्म को समझने में हेल्प करेगी। तो मियाज़्म को समझने के लिए हमको पेशेंट की लाइफ को समझना होगा, पूरे पेशेंट को समझना होगा। और पूरे पेशेंट को समझने के लिए हम इस एक पिक्चर को पहले भी अपने वीडियोस में समझ चुके हैं कि जो हमारा स्पिरिट है, जो वाइटल फोर्स है, वो हमारे फायर एलिमेंट यानी कि जो हमारे पास अग्नि तत्व है हमारा, जिसको विल पावर कहते हैं। तो विल पावर के थ्रू अपनी एनर्जी को फिर एयर एलिमेंट के पास, जो जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, हमारे इंटेलेक्ट के पास जाती है एनर्जी। और फिर ये एनर्जी हमारे वाटर एलिमेंट पे जाती है, जो इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिसको वाटर एलिमेंट हमारे अंदर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद फिर ये इमोशन से होते हुए हमारे अर्थ एलिमेंट पे यानी कि बॉडी पर आती है, और फिर इस पे सिम्टम्स का प्रोडक्शन होता है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को होल अगर समझना चाहते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि वाइटल फोर्स की जो एनर्जी है वो विल पावर में कहाँ पर कम हुई उसकी, और इंटेलेक्ट में कहाँ कम हुई, और फिर इमोशंस में, फिर उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से हम होल जो मैन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब उसको इन सारी चीज़ों को समझेंगे तभी हम उसको प्रॉपर मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मियाज़्म क्या है? मियाज़्म इज रिलेटेड टू लाइफ है, यानी कि जो प्रोसेस हमारी लाइफ को बचाने के लिए चल रहा है उसको हम मियाज़्म कहते हैं। और जब मियाज़्म शुरू होता है तो सेल अपने फंक्शंस को सेक्रीफाइस करती है, और जब उसके फंक्शन सेक्रीफाइस होते हैं तो डिजीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो मियाज़्म हमारी लाइफ को बचाने के लिए है, और जो डिजीज़ेज हो रही हैं वो जो सेल का सेक्रीफिकेशन हो रहा है, वहाँ से फिर चीज़ों को डेवलपमेंट हो रहा है, डिजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, जो सेल अपने फंक्शंस को सेक्रीफाइस कर रही है। तो जब हम मियाज़्म को लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो सेल के तीन बेसिक फंक्शन हैं। तो सेल के जो फंक्शंस हैं, सेल की जो नीड है वो हमारी भी नीड है, सेल जो यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसको सेल का जो फंक्शन है उसको हम अपने आप से भी रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला फंक्शन है हमारा सर्वाइवल का। हम सब लोगों की एक फीलिंग होती है सर्वाइव करने की। और सेकंड फंक्शन है हमारा जनरेशन का। और थर्ड फंक्शन है सेल्फ डिफेंस का, यानी कि इम्यून सिस्टम का। तो इनकी सारी डिटेल्स को हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। सेल का जो फर्स्ट फंक्शन है जिसमें सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है। तो सेलुलर लेवल पे अगर हमको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अगर हैम्पर मिलती है, तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन सबसे पहले प्रोडक्शन होता है इन्फ्लेमेशन का, और जिसको हम सोरा कहते हैं। तो ये जो मियाज़्म है ये हमको पैथोलॉजिकल डिजीज़ में, और जितनी डीप डिजीज़ हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनमें हमको समझने में हेल्प करेगा पेशेंट को, और उसको तभी हम प्रॉपर मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो सेल का सेकंड जो फंक्शन है वो जनरेशन का है, सेल डिवीजन में है। यानी कि अब बात न्यूक्लियस पर पहुंच गई है सेल के। तो यहाँ पर सेल डिवीजन जब अफेक्टेड होगा तो इसको हम साइकोसिस कहते हैं। या तो सेल का नंबर बढ़ेगा या सेल का नंबर कम होगा, या उसके अंदर एक्यूमुलेशन होगा, या फिर उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी कमी होने लगेगी, या तो हाइपरट्रॉफी होगी या एट्रॉफी होगी। तो ये साइकोसिस के अंतर्गत आएंगे। और थर्ड फंक्शन अगर इम्यूनिटी का जब सेक्रीफाइस होगा तो सेल अपने जो उसका पूरी सेल लॉस होना शुरू हो जाएगी, तो फिर हमको डिस्ट्रक्शन मिलेगा वहाँ पर, सेल का लॉस, जिसमें अल्सर्स हैं, गैंग्रीन्स हैं। इसको फिजिकल प्लेन पे और मेंटल प्लेन पे हम लोग समझ चुके हैं, और इसको हम सिफिलिस कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी मियाज़्म की एक पिक्चर बनती है कि मियाज़्म को हमको किस तरह से समझना है। सबसे पहले सोरा है। सोरा हम सब लोगों के अंदर डोरमेंट फॉर्म में होता है, और सोरा अडेप्टेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट करके ये हमारी लाइफ को बचाता रहता है। हम लॉन्ग लाइफ जो हॉस्टाइल एजेंट्स हैं उनसे अडेप्ट करते रहते हैं, और हमारी लाइफ चलती रहती है। लेकिन जो हॉस्टाइल एजेंट हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हों या फिर वो इमोशनल हों, या जैसे कि हमारे लोअर इमोशंस हैं, तो अगर हम इमोशनल प्लेन से अपनी एनर्जी को डाउन करेंगे तो ये सोरा लेटेंट हो जाता है, यानी कि एक सेंसिटिव स्टेज आती है। तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। तो अगर सोरा सेंसिटिव हो गया है
और सेंसिटिव होने के बाद भी वो जो हॉस्टाइल एजेंट है वो रेगुलर हमारी लाइफ में काम कर रहा है, तो फिर सबसे पहले सोरा एक्साइटेड फॉर्म में होगा, तो हमको एक्यूट डिजीज मिलेगी। तो एक्यूट डिजीज के लिए हम लोग एलिमेंट फ्रॉम देखते हैं, यानी कि किस कॉज से सोरा एक्साइटेड हुआ, उस कॉज को हम ठीक कर देंगे तो सोरा दोबारा से लेटेंट से डोरमेंट में चला जाएगा। लेकिन यदि वो हॉस्टाइल एजेंट बहुत स्ट्रांग है और उसका रिपीटेडली अटैक हो रहा है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या इन्वायरमेंटल लेवल पे हो, तो फिर डिजीज में जो है वो क्रोनिसिटी आ जाती है और सोरा एक्टिव हो जाता है। तो क्रोनिक डिजीज में सोरा जो एक्टिव हो गया है, तो फिर उसके बाद वो सेंसिटिविटी से बात आगे बढ़ गई है और साइकोसिस में चला गया या फिर वो सिफिलिस में चला जाएगा। लेकिन रूट कॉज सोरा ही है जिसको हमको ठीक करना है। तो पेशेंट की सेंसिटिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में सबसे फर्स्ट टाइम वो कहाँ पर सेंसिटिव हुआ, और वो सेंसिटिविटी हमको उसकी जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पूरी लाइफ में हमको मिलती है। तो इस तरह से हम पेशेंट को जब समझते हैं तो उसकी पूरी जो लाइफ है उसमें से हमको ये सारी चीज़ें मिलना शुरू होती हैं। तो जो ब्राइटा ग्रुप है, कैलकेरिया ग्रुप है, काली ग्रुप है और कार्बन्स है और ग्रेनाइट है। तो ये हमारे जो मियाज़मेटिक जो मटेरिया मेडिका है उसमें हम इन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे नंबर बाय नंबर। तो आज हम ब्राइटा ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो ब्राइटा की हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं, जो कंपोजिशन है, ब्राइटा कार्ब है, ब्राइटा फॉस है, ब्राइटा म्योर है, ब्राइटा सल्फ है और ब्राइटा आयोड है। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन नेचुरल कॉम्बिनेशन है, इसी फॉर्म में ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं। ब्राइटास, वी नीड टू नो व्हाट इज दैट थिंग दैट ब्राइटा सेक्रीफाइस। अब हम मियाज़मेटिक जो मटेरिया मेडिका है उसको समझने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो ब्राइटा है वो अपनी लाइफ में किस चीज़ को सेक्रीफाइस करता है। यानी कि मियाज़मेटिक डिफेंस वो लेता है तो किस चीज़ से डिफेंस लेता है, उसको सेक्रीफाइस करता है, इसको हम समझेंगे। हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड, जो उसका सेक्रीफिकेशन है वो किस तरह से वो एक्सप्रेस करता है। पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आएगा तो हम उसको कैसे समझेंगे कि ये ब्राइटा ग्रुप में जा सकता है। एंड हाउ इट रिएक्ट टू डेफिशिएंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशेंट के जो रिएक्शंस हैं जब वो किसी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट उसके होता है तो वो उस इवेंट को लेकर के किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम ब्राइटा के अंदर उसके सेक्रीफाइस को समझने के लिए, उसके एक्सप्रेशन को समझने के लिए और उसके रिएक्शंस को समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। इन द क्लिनिक, ब्राइटा कार्ब इज चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ब्राइटास। तो जो ब्राइटा कार्ब है वो जितने भी हमारे पास ब्राइटा के सॉल्ट हैं उनमें से चीफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि सारे सॉल्ट्स के अंदर ब्राइटा कार्ब के करेक्टरिस्टिक्स तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। एज वी नो एवरी इंडिविजुअल इज हियर ऑन द अर्थ टू सर्वाइव। तो मियाज़्म की जो बात हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले हमारा सर्वाइवल की इंपॉर्टेंस आती है कि जितने भी इसमें इंडिविजुअल्स हैं वो सबसे पहले सर्वाइव करना चाहते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर हम सब लोग सबसे पहले सर्वाइव करना चाहते हैं। और फॉर सर्वाइवल हैज़ टू मेक अडेप्टेशन, तो सोरा के थ्रू हम लोग अडेप्ट करते हैं जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें। दीज अडेप्टेशंस आर ब्राउट अबाउट टू सेव द होल एंड आर रिलेटेड टू इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेट्स। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अडेप्टेशन के बाद जो हमारे इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेट्स हैं और जो हमने क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है वो उसके अंदर हमारे जेनेटिक ट्रेट के अंदर सेव होते रहते हैं। तो अडेप्टेशन बाय डिफेंस मैकेनिज्म, हम लोग अडॉप्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। तो ब्राइटा के अंदर क्या होता है, ब्राइटा कार्ब सेक्रीफाइस द ग्रोथ्स, इट मे बी मेंटल और बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो ब्राइटा कार्ब के अंदर जो ग्रोथ है वो सेक्रीफाइस होती है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो या फिजिकल ग्रोथ हो या दोनों हो। तो ब्राइटा हमको मेंटल लेवल पे किस तरह का मिलेगा, फिजिकल लेवल पे किस तरह का मिलेगा, और दोनों तरह से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब उसकी दोनों ग्रोथ अफेक्टेड है तो वो किस तरह का मिलेगा। मेंटल मेकअप समझेंगे हम लोग, फिजिकल मेकअप समझेंगे, जनरल मेकअप उसका समझेंगे और डिजीज मेकअप समझेंगे जो मियाज़मेटिक है। ब्राइटा कार्ब इज अ रेमेडी मिनिमली अंडरस्टूड बाय द होम्योपैथ्स। ब्राइटा कार्ब को हम लोगों ने होम्योपैथ ने बहुत कम अंडरस्टूड किया है। All Materia Medica books explain and present this remedy and its symptoms in such a manner that knowledge gained about this remedy exclude this remedy from being used. तो आज हम लोग इसका यूज़ एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राइटा को हम नए तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। This remedy has always been project as one meant for mentally retarded, physically dwarfed,
फुलिश, शाई, टिमिड और इडियोटिक पर्सनैलिटी। हमने अभी तक ब्राइटा को सिर्फ इन सारी चीज़ों के लिए समझा कि फिजिकली जो ड्वार्फ है, फुलिश है, शाई है, टिमिड है, उसी में हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी बहुत बड़ी रेंज है। टेल अस, द बुक्स टेल अस दैट देयर इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, यानी कि जो बुक्स ने उन्होंने बताया कि इसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वही डिफेक्टिव है। तो आज हम इसकी समझने की कोशिश करेंगे। द इंटेलिजेंसिया इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड एंड देयर इज कंफ्यूजन ऑल ओवर। Homeopath, especially constitutional prescribing homeopaths, wait for a patient with such a description to come to their clinic all their lives. तो हम लोग वेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्राइटा को देने के लिए कि उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट हमको डिफेक्टिव दिखाई दे, उसकी ग्रोथ डिफेक्टिव दिखाई दे रही है, तभी हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन आज हम इसके प्रेस्क्राइबिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। At the end of 20 years of practice, some homeopath may have prescribed this remedy in 2 or 3 cases and 2 verified results. तो बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारी इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है प्रिस्क्रिप्शन की बढ़ जाएगी। इफ़ वन अंडरस्टैंड दिस रेमेडी प्रॉपरली, वन विल सी दैट देयर आर मैनी मोर ब्राइटा कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड। जब हम इसको समझेंगे तो हमको लगेगा कि हमारे आसपास कितने ब्राइटा के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। Then the world can ever dream of Brita carve, could even complete with like of Calcarea carve and Nux vomica in term of frequent encounters. तो हम इसको जैसे नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, इन सारी रेमेडीज को प्रेस्क्राइब करते हैं, उस तरह से ब्राइटा भी हमको देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तो टिमिडिटी, वाशफुलनेस, लेट माइलस्टोन, पुअर मेमोरी एंड लेस इंटेलिजेंट, ड्वार्फ, अनेबल टू कीप अप रेस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा इज द मेट्रिया मेडिका बुक पिक्चर। जब हम मेट्रिया मेडिका को पढ़ेंगे तो हमको उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इससे हटके भी ब्राइटा की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिजिकल पॉइंट ऑफ ब्राइटा हमको क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट इन स्ट्रक्चर और ड्वार्फिशनेस। तो ये एक रूब्रिक है, शॉर्ट इन स्ट्रक्चर, ड्वार्फिशनेस। तो ड्वार्फिशनेस अगर है, पेशेंट आता है वो हमको छोटा दिखाई देता है, तो फिर हम इसको रूब्रिक को कंसीडर करेंगे। तो पिछले वीडियोस में जब हम लोग अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के हम लोग 11 एफोरिज्म के फुट नोट को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने एक प्रोसेस को समझा था, कंपैरिजन एंड डिडक्शन। तो ये प्रोसेस हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कंपैरिजन और डिडक्शन हमको हर जगह अप्लाई करना होगा। तो ड्वार्फिज्म अगर हमको मिलेगी तो इसको हम कंपेयर करेंगे पेशेंट के साथ और कुछ चीज़ों से इसको डिडक्ट करेंगे, यानी कि रूल आउट करेंगे। तो अगर उसके पेरेंट्स छोटे हैं, इफ़ पेरेंट्स आर शॉर्ट इन स्ट्रक्चर, तो हम ब्राइटा को नहीं देंगे क्योंकि ये एक जेनेटिक ट्रेंड से चला आ रहा है। अगर ब्राइटा हमको इंटेलेक्चुअल मिलता है, उसकी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी है और शार्प इंटेलेक्ट है, तो हम ब्राइटा को नहीं देंगे। इवन वो छोटा हमको दिख रहा है तब भी नहीं देंगे। अंडर नरिश्ड अगर कोई व्यक्ति है, नरिशमेंट उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, इस वजह से अगर वो ड्वार्फिश नेश में चला गया है, तो भी हम ब्राइटा को नहीं देंगे। और कुछ जनरल्स हैं जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर वो मिलेंगे तो हम ब्राइटा को नहीं देंगे। तो ब्राइटा हमको कब देनी है और ब्राइटा हमको कब नहीं देनी है, इन दोनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा, तभी हम कंपैरिजन और डिडक्शन के पॉइंट्स को समझ पाएंगे। ब्राइटा कार्ब और ब्राइटा म्योर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है फिजिकल प्लेन पर। ब्राइटा कार्ब शॉर्ट, बल्की, विद राउंडेड कंटूर्स ऑफ फेस है, और म्योर का थिन, थिनर नेक एंड शार्प फीचर्स हैं इसके। तो म्योर जहाँ भी लगेगा वहाँ थिननेस आ जाएगी, और कार्ब में सब कुछ थिक है, थिक अ शॉर्ट नेक, थिक लिप्स, ओपन विद इम्प्रॉपर पोर्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, हैंड्स एंड फीट, फिंगर एंड टोज में भी थिक एंड स्टब्ड। तो ये सारी चीज़ें ब्राइटा को हमको देख करके, जब हम उसके हाथ को, पैरों को अगर देखेंगे, उसके लिप्स को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी कि लिप्स उसके बहुत मोटे मोटे लिप्स मिलेंगे, और जो उसका जो लिप्स हैं वो बॉडी के प्रपोर्शन में हमको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देंगे। तो इसके अंदर इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल्स में समझेंगे। देख करके हम ब्राइटा को किस तरह से पहचानेंगे कि छोटा दिखाई देगा और बल्कि राउंडेड कंटूर में दिखाई देगा, और हाथ और फीट्स उसके बहुत स्टब होंगे, थिक होंगे, और ब्राइटा म्योर थिन होगा। फिजिकल पॉइंट्स ऑफ ब्राइटा में सेकंड पॉइंट है दोज हु बाल्ड अर्ली। ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी ही उनके बाल उड़ गए हैं, 25 से 30 की उम्र उनकी अगर है और उनके बाल उड़ गए हैं, तो हम ब्राइटा को सोच सकते हैं। ये एक रूब्रिक है हमारे पास, हेड हेयर बाल्डनेस यंग पीपल। तो इसमें ब्राइटा कार्ब, लाइकोपोडियम, साइलिसिया, ट्यूबरकुलाइनम आते हैं। तो अगर हमको और सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम ब्राइटा कार्ब के लिए सोचेंगे। ब्राइटा कार्ब जल्दी, जो बच्चे यंग जनरेशन है, अगर उसके जल्दी बाल उड़ गए हैं, तो उसमें ब्राइटा कार्ब को हम लोग सोच सकते हैं।
थर्ड फिजिकल पॉइंट है प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर ऑफ जॉ। जब हम ब्राइटाकार को देखेंगे तो वो हमको कैसा दिखाई देगा, उसका जो बोनी स्ट्रक्चर है जॉ का वो प्रोमिनेंट होगा, राउंडेड फेस होगा, विद गिव स्क्वेरिश लुक, फैट ऑन चीक्स गिव राउंडिश लुक, और स्ट्रॉन्ग करेक्टर विद पॉजिटिव करेजियस अचीवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जब हम ब्राइटा को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत करेजियस है, अचीवर है, लेकिन जब हम उससे बात करेंगे तो उसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया होता है, ये टोटली कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है। तो एक वर्ड अगर हम ब्राइटा के लिए यूज करेंगे तो मिसप्लेस्ड, कि देखने में वो कुछ और लगेगा और जब हम उससे बात करेंगे तो वो सारे फीचर्स करेक्टर्स हमको नहीं मिलेंगे, तो हम ब्राइटा को सोच सकते हैं। मेंटल मेकअप समझते हैं ब्राइटा कार का। टिमिडिटी। तो मेंटल मेंटल मेकअप में हम लोगों ने देखा कि हम लोग पहले विल पावर को और इंटेलेक्ट को इसकी को समझेंगे, फिर इमोशंस को समझेंगे। तो विल पावर कैसी है? टिमिडिटी। टिमिडिटी, बाशफुलनेस, बहुत संकोची स्वभाव का है, अपनी बातों को नहीं रख पाता है। और स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ एग्रवेट, यानी कि ये रूब्रिक है, जो अपरिचित व्यक्ति हैं उनकी प्रेजेंस में ये एग्रवेट करता है, उनसे मिलना इसको पसंद नहीं है। चिल्ड्रन कवरिंग देयर फेस विद देयर हैंड्स। बच्चे अगर हम ब्राइट आकार के देखेंगे तो वो अपने फेस को अपने हाथों से ढक लेते हैं, बट लुक थ्रू देयर फिंगर्स, लेकिन बीच की जो उंगलियां होती हैं उनसे देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के हमको अपीयरेंस से हम कैसे पहचानेंगे, ये विल पावर का रिप्रेजेंटेटिव है। हाई डिजायर टू चिल्ड्रन इन स्ट्रेंजर फ्रॉम, जो अगर घर में कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया या हम पूछते हैं मरीज से कि आपको लोगों से मिलना जुलना कैसा लगता है, तो वो मना कर देते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता है। और जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो बच्चे छुप जाते हैं घर में, उनसे जल्दी इंटरेक्ट नहीं होते हैं। हाई डिजायर टू चिल्ड्रन इन थिंग्स, ऑल विजिटर्स लाफ एट हिम एंड हाइड बिहाइंड फर्नीचर। बच्चे हैं जो छुप जाते हैं, फर्नीचर के पीछे छुप जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं हम सब लोग जानते हैं, ये विल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राइटा कार की जो विल पावर है वो टिमिडिटी के साथ है। पीपुल हु हैव नो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, जब हम बात करते हैं उनसे तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी लाइफ में किस तरह से अपने काम को करते हैं। तो नॉट ग्रोन टू बी इंडिपेंडेंट, तो कॉन्फिडेंस इतना है इनका कि ये अपने आप ग्रो नहीं कर सकते। कैसे समझेंगे? वेरी ऑफन वी फाइंड दैट ए कपल कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट बट द हस्बैंड कीप्स क्वाइट एंड वाइफ डज ऑल द टॉकिंग। यानी कि पेशेंट जो है वो हस्बैंड है और वाइफ उसके साथ आई है, तो उसके बारे में उसकी वाइफ सब कुछ बताती है। ऑल क्वेरीज आर आंसर्ड बाय हर। दिस जेंटलमैन नॉट लुक इडियोटिक, ऐसा नहीं लगेगा देखने में कि इडियट है और फुलिश है। एंड वाइल द पेशेंट हिमसेल्फ जस्ट स्माइल नोट्स बट डज नॉट एबिलिटी टू कम्युनिकेट, उसकी उसकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इसके लेकर के कुछ रूब्रिक्स हैं: कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेट इन चिल्ड्रन, चाइल्डिश बिहेवियर, ओल्ड पीपल इन, विल, वीकनेस ऑफ, और विल नन ऑफ हिज ओन, अपनी इसकी कोई विल पावर नहीं है, अपने आप से ये अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो जब हम पेशेंट देखेंगे या देखते हैं तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए हम ब्राइटा को सोच सकते हैं कंपैरिजन एंड डिडक्शन के प्रोसेस को अप्लाई करके। ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो हम ब्राइटा के लिए लेते हैं। द लैक ऑफ एबिलिटी टू फोर सीक्वेंसेस, एक इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी, कि जब भी हम लाइफ में कोई भी आ, हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है कि हम कभी कोई काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचने की सोच करके उस काम को करते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन ब्राइटा के अंदर बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती, लैक ऑफ एबिलिटी होती है टू फोर सीक्वेंसेस। मेक अ ब्राइटा कार अ फुलिश, ये करेक्टर जो है जो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाता है, तो ये ब्राइटा को फुलिश बनाता है। दे डू नॉट फियर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन स्पेशली व्हेन दे आर इन साइकोसिफिलिटिक मोड। तो कई सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ये करेजियस जो बात है, डिस्ट्रक्शन की जो बात है, जब वो साइकोसिफिलिटिक मोड में होते हैं तो उनको जो फियर है वो भी खत्म हो जाता है, फियर ऑफ डेथ। तो सबसे पहला हमारे अंदर जो लाइफ हमारी चलती है तो लाइफ को लेकर के सबसे बड़ा फियर हमारे अंदर रहता है। लेकिन जब ब्राइटा साइकोसिफिलिटिक मोड में होगा ब्राइटा कार, तो उसके अंदर ये फियर हमको देखने को नहीं मिलेगा। When there is no fear, the person appear courageous, but the real courageous person take calculatory risk। तो जब हम इसकी लाइफ को समझते हैं तो कई सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं कि जो पर्सन करेजियस होगा रियल में, तो वो एक कैलकुलेटरी रिस्क लेगा।
मतलब लाइफ में कोई भी रिस्क लेगा तो उसके परिणाम को सोच करके रिस्क लेगा, लेकिन हियर इन ब्राइटा नो थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस गिव देम अ करेजियस। तो उसका जो करेज तो है उसके अंदर, लेकिन विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस है, तो फिर ये ब्राइटा में जाएगा। तो ये हमको समझना होगा कि इसके ब्रेन में किसी तरह की कोई पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, डेवलप नहीं हुई है पैथोलॉजी, लेकिन इसकी जो एबिलिटीज हैं, जो ये विल पावर है उसकी, वो इस तरह की विल पावर है कि करेज तो दिखाएगा लेकिन उसके बिना कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पर्सन रेडी टू जंप फ्रॉम सेकेंड फ्लोर ऑफ ए बिल्ड विदाउट सेफ्टी मेजर इन प्लेस कैन आइदर बी एन एक्सपर्ट और ए ब्राइटा। तो अगर वो जंप कर रहा है सेकेंड फ्लोर से, तो उसको परवाह नहीं है कि क्या होगा, तो इस तरह से इसका करेज है। तो कुछ बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे जो अपने काम को करने को लेकर के उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको नहीं समझते हैं, और वो फिर उस एक्टिविटी को करते हैं। तो करेज जो इनके अंदर मिलता है वो फुलिश है। तो इसके लेकर के जो रूब्रिक हम लोग लेते हैं, फुलिश बिहेवियर और डिफिएंट और हीडलेस और केयरलेस। पीपल हु आर अनआर्ग्यूएबली एंड अनरीजनेबली ऑब्स्टिनेट। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे हमको लाइफ में, जब पेशेंट को हम लोग देखते हैं कि वो अनआर्ग्यूएबली एंड अनरीजनेबली ऑब्स्टिनेट है, उनको किसी भी आर्ग्यूमेंट से किसी भी चीज को समझाया नहीं जा सकता। वो एक अनरीजनेबली ऑब्स्टिनेट है, उनका कोई उसका रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक जिद्दी स्वभाव के बने हुए हैं। तो वन ऑफ द डिफिकल्टी थिंग इज टू कन्विंस अ ब्राइटा वंस एन आइडिया गेट एम्ब्रास्ड इन देयर माइंड नथिंग कैन शेक इट। अगर एक बार उसके दिमाग में कोई आइडिया बैठ गया तो हम उसको कितना भी समझा लें वो उस बात को नहीं समझता है। तो ये अनरीजनेबली ऑस्टिनेट जब हमको मिलता है तो फिर हम ब्राइटा को सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने किसी बहुत सारे आइडियाज को अपने अंदर बैठा लिया है, लेकिन उन आइडियाज से वो अपने आप को हटाना नहीं चाहते हैं। तो लाइफ में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ओल्ड एज में और यंग एज में भी इस तरह के लोग हमको मिल जाते हैं। तो इसलिए एक रूब्रिक आता है इसके लिए, ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग। अब हम ब्राइटा कार्व की इंटेलेक्ट को समझते हैं। हमने विल पावर को समझ लिया कि विल पावर इस पेशेंट की कैसी है जो ब्राइटा का पेशेंट है। अब हम इसकी इंटेलेक्ट को समझते हैं। इट इज द इंटेलेक्ट ऑफ ब्राइटा दैट इज सेक्रीफाइस फॉर सर्वाइवल। तो ब्राइटा ने क्या किया कि सर्वाइव करने के लिए अपनी इंटेलेक्ट को सेक्रीफाइस कर दिया। It is defective intellect that throws a shadow over the will, intelligence, morals, attitude, reactions, sensitivities, etc. अब इस इंटेलेक्ट का प्रभाव, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंटेलेक्ट जो एयर एलिमेंट है वो हमारे वाटर एलिमेंट यानी कि हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, उसकी एनर्जी उसके पास भी जाती है। तो ये डिफेक्टिव जो इंटेलेक्ट है वो हमको इसकी सारी चीज़ों में मिलेगी। तो अभी विल पावर में हमने इंटेलेक्ट को देखा, इसकी किस तरह की इंटेलेक्ट थी इसकी, कि करेजियस था लेकिन फुलिश करेज था। तो इंटेलिजेंसिया भी इसकी, मॉरल्स, एटीट्यूड, सारी चीज़ों में हमको इसकी डिफेक्टिव इंटेलेक्ट मिलेगी। All these element of mind show the wholesome effect of faulty intellect. Without this type of intellect, it is not right to prescribe any Brita salt. तो ब्राइटा के लिए जो सबसे बड़ा सेक्रीफिकेशन है वो इंटेलेक्ट का है। जब हमको इंटेलेक्ट का सेक्रीफिकेशन मिलेगा तब हम ब्राइटा सॉल्ट के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पीपुल हु स्माइल अलॉट मैनी टाइम्स अननेसेसरी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब हम उनसे बात करते हैं, हमारे पास जब हम उनकी केस टेकिंग करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कुछ लोग बिना किसी बात के ही बहुत ज़्यादा हंसते हैं, स्माइल अलॉट, और कई बार वो हंसते हैं। तो देयर आर लेडीज हु नाउ एंड देन हाइड देयर फेस इन देयर हैंड और लुक्स ऑलवेज स्माइलिंग एंड बाशफुली टू शो एम्ब्रासमेंट एट द स्लाइटेस्ट पॉज। तो अगर कोई लेडी है वो बार बार अपने फेस को छुपा रही है, उंगलियों के बीच में से देख रही है, तो हम उसके लिए ब्राइटा को सोच सकते हैं। तो इसके लिए जो रूब्रिक हैं, लाफिंग कॉजलेस। कुछ लोग हैं जो बिना बात के बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो उसमें हम सोच सकते हैं लाफिंग इमॉडरेटली, लाफिंग रेप्रीमेंटेड, लाफिंग सीरियस मैटर ओवर, और स्माइलिंग अलोन वैन। तो जब ऐसी चीज़ें हमको मिलेंगी तो हम देखते हैं कि इन सारे इमोशंस पर जो हैं वो हमारे इंटेलेक्ट का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन चूंकि इंटेलेक्ट ब्राइटा के अंदर सेक्रीफाइस है, इसलिए उसके इन इमोशंस पर उसका कंट्रोल नहीं। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लाफिंग पॉजलेस में आते हैं। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकेंड पॉइंट, पीपल हु आंसर रॉन्गली, फोन नंबर, एड्रेस, एज एटसेट्रा, सेइंग सॉरी आई मेड मिस्टेक्स रिकरेंट। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे गलतियां बार बार होती हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इंटेलेक्ट का पार्ट उनके अंदर नहीं है। मिस्टेक रिकरेंट।
थर्ड, पीपल हु आर कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग। तो कुछ लोग ऐसे हैं जब आंसर उनसे पूछा जाता है तो फिर वो आंसर में उनको कंफ्यूजन बहुत रहता है कि उनकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कब से नहीं शुरू हुई, और पहले कौन सी प्रॉब्लम शुरू हुई, बाद में कौन सी प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन की स्टेट को भी हम लोग ब्राइटा के अंदर कंसीडर करेंगे। ये एक इंटेलेक्ट का फॉल्ट है। People who do not understand the importance of important things और have wrong priorities about health को लेकर के उनकी priorities wrong है। As a person grown up learn many things and become wise। तो एक नेचर का प्रोसेस है कि हमको रेगुलरली जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं तो हमारी लर्निंग की जो कैपेसिटी है, हमारे एक्सपीरियंस बहुत बढ़ते जाते हैं, तो हम वाइज होते चले जाते हैं। एज ए रूल्स ही लर्न कंपेरेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। तो ये ऐसी चीज़ें जब हमको देखने को मिलती हैं कि इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत रॉन्ग है। जिस इंपॉर्टेंट चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो उसको ना दे करके किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। बट इन ब्राइटा कार्व, स्पेशली ब्राइटा कार्व, द लर्निंग प्रोसेस इज हेम्पर्ड एंड इम्पोर्टेंस अचीव टू वेरियस थिंग इज इम्प्रॉपर। तो ब्राइटा कार्व के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव है, उसकी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हेम्पर हो चुकी है। ये कुछ भी चीज़ों को लर्न नहीं करते हैं। जस्ट लाइक ए चाइल्ड कैन नॉट गॉज वेदर गिविंग एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट और प्लेइंग गेम्स। तो बच्चों में हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमको बच्चे मिलेंगे जब उनके एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम टाइम में वो खेल रहे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं मालूम कि इस समय हमको पढ़ना चाहिए या इस समय हमको खेलना चाहिए। तो लर्निंग प्रोसेस है, पहले नंबर कम आए अब हमको नंबर ज़्यादा लाने हैं, इस तरह का उनका थॉट प्रोसेस रहता ही नहीं है। तो वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के टाइम में खेलना। तो हम देख रहे हैं कि हमको ब्राइटा कितना हमारे सराउंडिंग्स में आसानी से मिल सकते हैं। रॉन्ग प्रायोरिटीज इवन एट वर्क और होम आर द हॉलमार्क ऑफ ब्राइटा। प्रायोरिटीज हमेशा जो है इसकी रॉन्ग रहेंगी। जब ब्राइटा को हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक क्वेश्चन पेशेंट से जरूर पूछते हैं कि क्या आप एक साथ दो तीन कामों को हैंडल कर लेते हैं कि नहीं किचन में। जैसे लेडी अगर कोई है तो हम उससे पूछते हैं कि आप दो तीन कामों को एक साथ हैंडल कर लेते हैं कि नहीं किचन के अंदर। तो लिखते हैं हु इज ब्राइटा वाइल वर्किंग इन द किचन will not or bother about the running tap water that is going down the drain as she dutiful tries to push the utensil plate in place, nor it is bother about the gas stove which is burning without utensil। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको लाइफ में देखने को मिलती हैं कि गैस जल रही है, उस पर कोई यूटेंसिल भी नहीं रखा गया है। एंड शी इज स्वीपिंग और वाइपिंग द फ्लोर। हियर हर प्रायोरिटीज आर कंप्लीटली रूटीन हाउस वर्क इन द बार्गेन टू हेल्प विद द वेस्टेज। तो इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और उनकी रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं कि पहले हमें किस काम को करना चाहिए, लेकिन वो जो रूटीन बन गया है बस वो रूटीन वर्क को करना चाहते हैं। तो एक रूब्रिक हम लोग लेते हैं, वर्क डिजायर फॉर मेंटल रूटीनिस्ट। फिफ्थ पॉइंट, पीपल हु आर फिक्स्ड इन देयर रूटीनिस्ट, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन मेक अ ब्राइटा कार्व नॉट अडेप्टेबल। तो हमने देखा कि जो मियाजमेटिक हमारा प्रोसेस है उस मियाजमेटिक प्रोसेस में अडेप्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं तो हमको चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ब्राइटा कार्व की इंटेलेक्ट ऐसी नहीं है जो वो चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। उसके जो रूटीन फिक्स्ड हैं, जो आइडियाज़ फिक्स हैं, वह उन्हीं के साथ वो जीना चाहता है। जजमेंट्स आर टोटल लैकिंग टू चेंज अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर सिचुएशन चेंज हो रही है लेकिन उनका जजमेंट और रिएक्शन वो उनकी फिक्स है। टू डिफरेंट और चेंजिंग सिचुएशन इज टोटली डिफिकल्ट देम, दे सो दे स्टिक टू देयर रूटीन्स। तो अगर कहीं लाइफ में ऐसा फेज आ जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कुछ चेंजेस करने हो तो ब्राइटा उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते हैं, वो जो है रूटीनिस्ट हो जाते हैं। तो रूटीनिस्ट लोगों के लिए हम लोग ब्राइटा को सोच सकते हैं। एवर्स टू चेंज एंड प्रोग्रेस, ये चेंज भी नहीं चाहते हैं और अपनी प्रोग्रेस भी नहीं चाहते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी प्रोग्रेस को रोक लिया है और चेंज को नहीं करना चाहते हैं तो वो उनके लिए हम ब्राइटा को सोच सकते हैं। वर्क डिजायर फॉर मेंटल रूटीनिस्ट, नैरो माइंडेड। ये दो रूब्रिक हम लोग इसमें इनके लिए लेते हैं। जो चेंज नहीं करना चाहते वो नैरो माइंडेड लोग हैं। पीपल हु कैन नॉट यूज न्यू गैजेट्स, मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, दे डू नॉट लर्न। यानी कि जो आज के समय में नए नए गैजेट्स हैं, नए नए यूजेस हैं, तो नई नई चीज़ों के लिए जो यूज़ है वो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते और ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी इंटेलेक्ट को कष्ट नहीं देना चाहते। तो वो कहते हैं मैं इसको ऑपरेट ही नहीं कर पाता, इसलिए वो उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं। पीपल हु कैन डू
मल्टीटास्किंग, कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग। जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मल्टीटास्किंग नहीं होते, एक साथ कई सारे काम ये नहीं कर सकते। पीपल हु डू नॉट चेंज देयर जॉब फॉर ईयर्स, ऐसे लोग मिलेंगे। एक पेशेंट थे मेरे, वो एक ही जॉब पे कई सालों से काम कर रहे थे, उनको चेंज करने के लिए अगर कहो या कुछ नई जॉब पे भी उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लेकिन वो नहीं लेना चाहते। दे रिफ्यूज प्रमोशन फॉर फियर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमको ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो वो अपनी जॉब को क्यों नहीं चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेना चाहता। नई जॉब में जाएगा, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। पीपल हु कैन नॉट चेंज देयर प्लान एट द लास्ट मोमेंट, बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगर लास्ट में कोई चेंज हो गया तो फिर वो डिसीजन नहीं ले पाते, और इस डिसीजन न लेने की सिचुएशन में उनको खींच बहुत उठती है। तो जब हम लाइफ में पेशेंट से बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलती हैं। दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन एट ऑफ द मोमेंट इफ एनीथिंग डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। तो ये हमेशा प्लान करके चलेंगे कि हमको पहले क्या करना है, कैसे प्लानिंग, पूरी प्लानिंग करके चलेंगे, और उस प्लानिंग के अगर कुछ अगेंस्ट हो गया या अपोजिट हो गया तो फिर इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये उसको नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे ओल्ड एज में, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं। एवरीथिंग गोज हेयर वायर हे वायर फॉर देम एंड दे हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू विड्रॉ। अगर सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया जो इनको डिसीजन लेना पड़ा तत्काल में, तो ये नहीं लेंगे और अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। हु कैन नॉट ऑब्जर्व प्रॉपरली, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ये कहा है, तो ये ऑब्जर्व भी प्रॉपर नहीं कर सकते। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो रिक्वायर इंटेलिजेंसिया। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना लाइफ में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंटेलेक्ट की कमी की वजह से ऑब्जर्व भी प्रॉपर नहीं कर पाते। 7th पॉइंट, पीपल हु कैन नॉट चीट कैन बी चीटेड अगेन एंड अगेन। पेशेंट है एक मेरे पास, वो उनको लगता है कि बार बार उनके संग चीटिंग होती है, लाइफ में उनके संग बहुत बार बार चीटिंग होती है, और उनके कस्टमर उनको चीट कर लेते हैं, उनके घर में उनके भाई से उनको लगता है उसने मुझे चीट कर लिया। तो कई जगह लाइफ में मिलती है पीपल हु कैन चीटेड अगेन एंड अगेन। अ चाइनीज प्रोवर्ब सेज, इफ यू फूल मी वंस शेम ऑन यू। अगर आप एक बार मुझे मूर्ख बनाते हैं तो आपके ऊपर शेम है। इफ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। अगर बार बार मैं बेवकूफ बनता हूं तो ये मेरी अपनी इंटेलेक्ट की कमी है, शेम ऑन मी। दिस इज अ पावर दैट इज एप्ट फॉर ब्राइटा। तो ब्राइटा को हम जब समझेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, उसकी लाइफ में वो अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ों को बता रहा है। तो वो बताता है कि मेरे संग बार बार धोखा हो जाता है, मेरे भाई ने धोखा दिया, मेरे कस्टमर्स मुझे धोखा दे देते हैं, कई बार उसको लाइफ में ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जब हम केसेस देखेंगे तो फिर इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इफ वी फाइंड अ बिजनेसमैन हु हैज बीन चीटेड अगेन एंड अगेन डिस्पाइट लॉसेस, डज नॉट रियलाइज दैट ही इज बीइंग चीटेड और पेड सम पर्सन हु इज चीटिंग हिम, ही हैज टू बी अ ब्राइटर। अब उसको समझ ही नहीं आता कि ये मुझे बार बार चीट कर रहा है, मेरे संग बार बार चीटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अपनी इंटेलेक्ट को वो प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा है। 8th पॉइंट है, पीपल हु कैन नेवर बी लीडर ऑलवेज अ फॉलोअर। ऐसे लोग जो हमेशा एक दूसरे को एक को फॉलो करते हैं वो कभी भी लीडर नहीं होते हैं, वो ब्राइटा के लिए ब्राइटा उनमें सोचा जा सकता है। पीपल हु डो नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इवन व्हेन करेक्टेड। कई बार लोग हमको मिलते हैं, पेशेंट बताते हैं इस बात को कि वो जो मिस्टेक्स हो गई हैं उन मिस्टेक से वो कुछ भी नहीं सीखते और अपने आप को करेक्ट भी नहीं करते। मिस्टेक इज सेड आर द बेस्ट टीचर्स। और जबकि हम लोग फ्रेज पढ़ते हैं कि जो गलतियां हैं वो हमारी बेस्ट टीचर हैं, वो हमको इवॉल्व करने के लिए आती हैं। अगर कोई गलती हमसे हो गई तो हमको नेक्स्ट टाइम उससे इंटेलेक्ट को यूज़ करके इवॉल्व होना है। तो ये हमको देखना होगा कि पेशेंट जब हमारे साथ बैठा है तो वो अगर मिस्टेक करता है तो उन मिस्टेक से वो किस तरह से इवॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम उसके इंटेलेक्ट को चेक कर सकते हैं। दिस इज कॉरोलरी टू सेइंग एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जो एक्सपीरियंस है, हमने मिस्टेक करी, उस मिस्टेक से हमने क्या एक्सपीरियंस लिया, फिर उससे आगे हम कैसे निकले। तो ये आगे नहीं निकल पाते हैं, ये वहीं फंसे रहते हैं जो ब्राइटा पर्सन है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू ऑफ ब्राइटा एज दे बग टू डिफर। एक्सपीरियंसेस, सम एक्सपीरियंस गो बट ब्राइटा नेवर चेंज एंड नेवर गो। तो हम देखते हैं लाइफ में बार बार एक ही जगह पर वो अटके हुए हैं, उनकी इंटेलेक्ट बिल्कुल फंसी हुई है, अटकी हुई है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, नेवर गो। दे आर वेरी डिफिकल्ट लर्नर्स। किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, सीखने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है इनको। दे डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक बट रिपीटेडली कमिट द सेम मिस्टेक्स।
आइडिया इज फिक्स्ड इन देयर हेड, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दे ऑब्स्टिनेट डिफेंड देयर मिस्टेक्स टू। तो इसके लिए जो रूब्रिक लेते हैं हम, लर्निंग डिफिकल्ट, लर्नर द सेम थिंग ओवर अगेन येट रिमेन अनट्रेंड। ये हमेशा जीवन भर अनट्रेंड ही रहते हैं। तो ब्राइटा के कोई अगर ओल्ड एज में हमारे पास पेशेंट आता है, तो जब हम उसकी बचपन से जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हमको वो बहुत सारी चीज़ें उनकी देखने को मिलती हैं। द पॉजिटिव साइड ऑफ ब्राइटा इंटेलेक्ट, तो कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ब्राइटा कुछ चीज़ों में हमको पॉजिटिव भी मिलते हैं, तो इस पॉजिटिव साइड से भी हम ब्राइटा को पहचान सकते हैं। ब्राइटा हैज़ एन एक्सीलेंट एबिलिटी टू डू अ फिक्स जॉब, वंस दे आर यूज टू ए पर्टिकुलर जॉब, नो वन कैन बीट देम इट एट। तो अगर एक बार इन्होंने कोई जॉब ले ली, तो इनके माइंड में उस जॉब को काम करने की जो इनकी थिंकिंग है, वो इन्होंने फिक्स कर ली कि इनको टाइम से जाना है, टाइम से करना है, क्योंकि ये रूटीनिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। Howsoever complicated the job on they have routinely mastered. If they can go on doing it for years without mistakes, such Brata make excellent clerk, account worker, teacher, doctor, etc. डॉक्टर्स भी हैं बहुत सारे जो रूटीनिस्ट हैं, जो प्रॉपरली रूटीन पे काम करते हैं। तो लेकिन है वो ब्राइटा, तो हम उनके रूटीनिस्ट के आधार पे अगर उनको कोई डिजीज होती है, तो ब्राइटा को उनको सोच सकते हैं। फिक्स्ड आइडियाज एंड रूटीन रूल्स देम, तो ये दो चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंटली इनकी लाइफ में मिलेंगी कि इनके आइडियाज़ बहुत फिक्स हैं और ये रूटीन के साथ उसको काम करते हैं। दे नेवर ब्रेक रूल, नॉट ओनली बिकॉज दे हैव नो एबिलिटी टू circumvent the laid down rules, but also from fear that they might be able to tackle the after effect। तो इनको ये उस एबिलिटी को अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अपने रूल को ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं पीछे डर है कि अगर ये चेंज हुआ तो मैं चेंज को कैसे टैकल करूंगा, क्योंकि ये चेंज के साथ अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो ये एक ब्राइटा का पॉजिटिव साइड है, यहाँ से भी हमको ब्राइटा देखने को मिलता है। वन वर्ड आइडेंटिफाइज द ब्राइटा। अब हम एक शब्द में जो उसकी पूरी लाइफ है उसको समझेंगे, वो है मिसप्लेस्ड। वट डू वी मीन बाय मिसप्लेस्ड? मिसप्लेस्ड मीन्स इनअप्रोप्रिएट और रॉन्ग। तो जब भी हम उसकी लाइफ को समझेंगे, उसमें देखेंगे क्या चीज़ ऐसी है जो इनअप्रोप्रिएट है और रॉन्ग है, तो जिससे ब्राइटा हमको अच्छे से समझ में आएगा। थिंकिंग प्रोसेस इज रॉन्ग, द इंटेलेक्ट इज नॉट प्रॉपर, द ग्रोथ इज नॉट प्रॉपर, एंड देयरफॉर इवन द रिएक्शन टू अ सिचुएशन आर नॉट प्रॉपर। जैसे अभी हम लोगों ने एक रूब्रिक पढ़ा कि जहाँ पर हंसने की बात नहीं है, वहाँ भी ये हंसते हैं पर्सन जो है। तो इस तरह की इंटेलेक्ट इनके अंदर देखने को मिलती है। इट कुड बी आइदर साइड ऑफ नॉर्मल, इट मे बी मोर और इट मे बी लेस बट नॉट नॉर्मल। तो हमको जब हम इसको ब्राइटा को म्याजमेटिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, तो मोर और लेस यानी कि हार्मनी से जो चेंजेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इनके थिंकिंग प्रोसेस में, इनके इंटेलेक्ट में, इनकी ग्रोथ में हमको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो द एडजेक्टिव मिसप्लेस कैन बी अप्लाइड टू एवरीथिंग, फील्स, सेंसेस, हिज रिएक्शन टू सिचुएशन, हिज इमोशंस। तो इंटेलेक्ट को अब हम लोग सारी चीज़ों में समझने की कोशिश करेंगे, हमारे इमोशंस को किस तरह से ये अफेक्ट करती है। तो मिसप्लेस प्रायोरिटी इन रिलीजन, जो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, कि रिलीजन हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो रिलीजन को लेके भी इनके अंदर मिसप्लेस है। मिसप्लेस्ड करेज, पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करेज इनका कैसा है, फुलिश करेज है। Misplaced anxiety, fear, apprehensions, misplaced attachment, affections, misplaced responses, answering, misplaced understanding, misplaced behavior, do not relate to age, एज के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर मैच नहीं करेगा, मिसप्लेस्ड रहेगा। मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस, मिसप्लेस्ड असेसमेंट टू देयर एबिलिटीज, इनको अपनी एबिलिटीज को पहचानने में भी मिसप्लेस है ये। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, इंपॉर्टेंस एंड सीरियसनेस, तो ये प्रायोरिटीज को नहीं समझ पाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और सीरियसनेस को नहीं समझ सकते। मिसप्लेस्ड एक्शन, इंडिस्क्रिमिनेशन और मिसप्लेस्ड ओपिनियन। तो एक एक करके हम इन 11 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। Misplaced priority about God and religion. Their fixed idea about certain thing make a brighter not understand the relative importance of various aspect of life। तो लाइफ को लेकर के जो इनकी एस्पेक्ट है, उसके अंदर ये चीज़ों को समझना नहीं चाहते, इनके आइडियाज फिक्स है। दे डू नॉट इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये इनको समझ नहीं आती। अ सर्टेन थिंग दैट इज फिक्स्ड, देयर माइंड विल ऑलवेज गेट द मैक्सिमम इंपॉर्टेंस। तो उसमें क्या होता है,
their whole world will resolve around if once in embedded in their at brain the god and religion is most important. अब इनके दिमाग में अगर बैठ गया कि गॉड और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको छोड़ करके ये कहीं नहीं जा सकते. देन दे विल गो ऑल आउट एंड डिवोट देमसेल्फ टू रिलीजन एंड रिलीजियस अफेयर्स. अब ये क्या करेंगे, जैसे इन्होंने इनके दिमाग में फिक्स्ड आइडिया हो गया गॉड और रिलीजन को लेकर के, तो अब ये सब कुछ गॉड और रिलीजन को ही सौंप देंगे. देयर डे टू डे वर्ल्ड बिकम सेकेंडरी. इनके लिए जो संसार की चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी हो जाएंगी और गॉड और रिलीजन इनके लिए प्रायोरिटी हो जाएगा. यानी कि यहाँ से एक इम्बेलेंस की सिचुएशन क्रिएट होगी कि जिस वर्ल्ड में हमको रहना है उस वर्ल्ड को प्रायोरिटी देना कम कर दिया. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर देयर फैमिली और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी टू सस्टेन द फैमिली टेक अ बैक सीट. अब क्या होता है, ये सारा का सारा दान करने के लिए कोशिश करते हैं गॉड और रिलीजन में, और फैमिली की जो इंपॉर्टेंस है उसको ये जो है बैक सीट पर रख देंगे. तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो फैमिली की हैं उनको पीछे कर देंगे और गॉड और रिलीजन से जुड़ करके वहाँ पर दान और वो सारी चीज़ें शुरू कर देंगे. तो जब हम इस प्रायोरिटी को देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमको ब्राइटा में मिलते हैं. Their only service becomes service to God and religion. They may appear to us and even project themselves as a devotee full of admiration and veneration to a particular cult or guru or a leader, irrespective of the fact. ये जो है जिस गुरु से या जिस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ गए तो इनको लगता है कि वही सब कुछ है, और वो कहते हैं गुरु और कल्ट लीडर इज टीचिंग और प्रमोटिंग इट राइट और रॉन्ग. इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो गुरु हैं या जो भी जिस रिलीजन से जुड़े हैं ये इनके साथ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. बस वो उनके अंदर जो है फिक्स आइडिया हो गया. दे आर कन्विंस दैट दे हैव फॉलो अ सर्टेन पाथ एंड दिस इज द वन. अब उनके दिमाग में ये फिक्स हो गया कि यही एक रास्ता है और इसी पे मुझे चलना है. तो रिलीजियस अफेक्शन एक रूब्रिक है, तो उसमें हम ले सकते हैं, लेकिन उस रूब्रिक के अंदर जो रेमेडीज हैं उनको जब हम कंपैरिजन और डिडक्शन करेंगे तो ब्राइटा को हम इंटेलेक्ट लेवल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पर्सन अगर रिलीजियस अफेक्शन में है तो उसके पीछे का उसका क्या कारण है, वो उसकी समझ कितनी है, वो उसको क्यों अडेप्ट कर रहा है. तो अदर कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन टेक टू रिलीजन आर सोल मीन्स. अब हम इसको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और भी जो रिलीजियस अफेक्शन में रेमेडीज आती हैं जो गॉड के साथ क्लिंग टू गॉड है. ऑल कैलक्रियाज इसमें आते हैं, लेकेसिस आती है, हायोसाइमस, स्ट्रेमोनियम, थूजा एंड पल्सटिला आती है. लेकिन इन सब के पीछे का जो उद्देश्य इनका ध्येय है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है. कैलक्रिया क्लिंग टू रिलीजन गॉड एंड गुरु बिकॉज इट वांट अ शेल्टर. कैलक्रिया को एक शेल्टर चाहिए, इसलिए उसको रिलीजन और गुरु के साथ वो अटैच होना चाहती है. कवर विद इज टोटली ऑफ इनसिक्योरिटी. यानी कि कलकरिया के अंदर जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से वो गुरु के साथ और गॉड के साथ कनेक्ट होना चाहती है. तो इसलिए हमको इनसिक्योरिटी को समझना होगा पहले, तब फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटेलेक्ट का प्रॉब्लम है या इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है. स्ट्रेमोनियम एंड हायोसाइमस बोथ क्लिंग टू गॉड बिकॉज ऑफ टिमिडिटी. तो स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं, टिमिड हैं, इस वजह से वो गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलीजियस अफेक्शन में आती हैं. थूजा क्लिंग टू गॉड रिलीजन और गुरु बिकॉज हियर देयर इज ए नो फियर ऑफ एनी इंजरी एज टू मेड ऑफ ग्लास. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं थूजा के अंदर रूब्रिक है कि उसको लगता है कि मेरे को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, मैं ग्लास से बनी हुई हूँ, इसलिए वो रिलीजन के साथ अटैच होती है रिलीजन अफेक्शन में. पल्सटिला क्लिंग्स फॉर वांट ऑफ कंसोलेशन. अगर कहीं पल्सटिला का पेशेंट है, अगर वो किसी रिलीजियस अफेक्शन में किसी गुरु के पास जा गया और वहाँ उसको कंसोलेशन अगर मिल गया तो फिर वो वहाँ से अटैच हो जाएगी, वो प्रायोरिटी उसके अंदर डेवलप होने लगेगी. तो इस तरह से हम लोग इन रिलीजियस अफेक्शन में हर रेमेडी को अलग अलग समझेंगे कि रिलीजियस अफेक्शन में अगर वो रेमेडी है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों है वो रिलीजियस अफेक्शन में. मिसप्लेस्ड करेज. करेज इज बोल्डनेस दैट इज एबिलिटी टू फेस डेंजर. ये सब हम लोग जब हम लोग कॉन्शियसनेस के लेवल्स को समझ रहे थे तो उसमें एक लेवल था करेजियस. तो करेज हमारे अंदर क्या है, वो एक बोल्डनेस है और ये डेंजर को फेस करने की एबिलिटी है. हमारी लाइफ में अगर कोई खतरा आता है, डेंजर आता है, तो हम अपने करेज से उसको डील करते हैं. दिस एबिलिटी टू फेस डेंजर सिचुएशंस स्टेम आउट ऑफ वेरियस फैक्टर्स. तो लाइफ जब चलती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी डेंजर सिचुएशंस आती हैं, एबिलिटी आती हैं, तो ये करेज की जो एबिलिटी है हमारे अंदर वो हमको बचाती है. तो अगर हम करेज को सही समय पर सही चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम सोरिक करेज कहते हैं. द टेक्निक टू टैकल अ नॉलेज ऑफ दैट फील्ड और सिचुएशंस give one the confidence and hence courage dangerous situation stem out of various factors.
तो अगर ये सोरिक करेज है तो इसकी जो कोई सिचुएशन आ रही है उसको हमको प्रॉपर नॉलेज होगी, उस सिचुएशन को हम अच्छे से समझ पाएंगे और कॉन्फिडेंसली उसको हम डील कर पाएंगे. Experience in certain field and grave situation is known, and hence the pros and cons of the situation are also understood by a person to give rise to ability and hence the courage. तो the fire bridgeman and soldier in the army are example of it. तो उनको मालूम है कि क्या सिचुएशन आती हैं, उस सिचुएशन को हमको कैसे हैंडल करना है. तो ये सारी की सारे काम हम अपनी इंटेलेक्ट से करते हैं. तो ब्राइटा में इंटेलेक्ट का सेक्रीफिकेशन है, इसलिए इसका जो करेज है वो भी मिसप्लेस्ड है. तो देयर इज दिस करेज which is blind courage motivated by to desire to achieve. The goal is important for the individual and that should be achieved at any cost, even if it may mean sacrifice one's life. अब अगर हमारे अंदर करेज है लेकिन उस करेज की हमने सेक्रीफाइस करने के लिए उस करेज को यूज किया कि अगर हमारी लाइफ खत्म हो जाए लेकिन वो चीज हमको मिल जाए, तो दिस इज सिफिलिटिक करेज. तो जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ अगर आ रहा है तो वहां पर वो करेज सिफिलिटिक हो जाएगा, और इसमें इंटेलेक्ट का डिस्ट्रक्शन है टोटल. तो इंटेलेक्ट को हमको इस तरह से यूज करना है अपने करेज में कि हमको उस सिचुएशन से निकलना है, और ऐसा नहीं कि उससे निकलने के लिए किसी भी कॉस्ट पे हम उससे निकलना चाहें और अपनी लाइफ को गंवा दें. तो ये फुलिश करेज है. तो इस तरह का करेज हमको ब्राइटा के अंदर देखने को मिलेगा. हियर हियर द पर्सन इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज that may be destructive either ways, yet he accepted for the sake of achievement of his goal. तो रियल में क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस हमको पता होना चाहिए. तो इंटेलेक्ट हमको लाइफ में हमारे कोई भी डिसीजंस हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के अगर हम अवेयर हैं तो हमारा करेज सोरिक करेज है और उसको हम सही से इस्तेमाल कर पाएंगे. लेकिन अगर द रिलीजन्स फैंटेसीज, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज हु हैव डू डायरेक्ट एटीट्यूड आर एग्जिबिट अ सिफिलिटिक करेज. तो करेज टेररिस्ट के अंदर भी बहुत करेज है, जो रिलीजियस से जुड़े हुए फैनेटिस्टिक हैं उनके अंदर भी बहुत करेज है, लेकिन ये सारा का सारा सिफिलिटिक करेज है क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो सारा का सारा डिस्ट्रक्शन करने का है. तो हमको देखना होगा लाइफ में कि हमारे जो भी करेज है हमारा या हमारी जो भी इंटेलेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. क्या हम उसको किसी चीज को अचीव करने के लिए लगा रहे हैं या किसी चीज को डिस्ट्रक्शन करने के लिए लगा रहे हैं. तो देन देयर इज साइकोसिफिलिटिक करेज. कैसा होगा, दिस सीम्स टू बी रिफ्लेक्टेड एज करेज बट एक्चुअली इज फुलिश. द साइकोसिस लेस गिव राइज टू ड्वार्फिंग ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. तो जो साइकोसिफिलिटिक है उसमें क्या है कि जो ब्राइटा के अंदर जो करेज है वो फुलिश करेज है. तो साइकोसिस लेस क्या करती है, गिव राइज टू ड्वार्फिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ थिंक. जो थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसको छोटा कर देती है, उसको डार्क बना देती है. एंड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. तो वो जो सिचुएशन की जो ग्रेविटी है उसकी जो गहराई है उसको वो समझ नहीं पाता है. तो हम लोगों ने सोरिक करेज को समझा, सिफिलिटिक करेज को समझा, और जो साइकोसिफिलिटिक करेज है वो किस तरह का होगा कि उसके अंदर फुलिशनेस होगी, वो इंटेलेक्ट का यूज प्रॉपर उसके अंदर नहीं होगा. दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अंडर डेवलप ब्रेन और चाइल्डिश ब्रेन. तो इस तरह का जो ब्रेन होगा इस ब्रेन को हम चाइल्डिश ब्रेन कहेंगे. तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन के अंदर जब हम सीटी या एमआरआई कुछ कराएंगे तो उसके अंदर ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई हमको चेंज मिलेगा, लेकिन ये ब्रेन का जो फंक्शन है जिस ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ये हमको एबिलिटी उसके अंदर कम मिलेगी, ड्वार्फ हो जाएगी ये एबिलिटी. तो इसको हम चिल्ड्रंस ब्रेन कहते हैं. इफ अ चाइल्ड और एन इन्फेंट जंप फ्रॉम ए हाइट दैट में कॉज हार्म टू हिम वी में एक्सक्यूज हिम. अगर कोई बच्चा है वो अगर कोई इन्फेंट है अगर वो हाइट से गिर रहा है और तो उसको तो हम एक्सक्यूज कर देंगे कि उसको नहीं पता है. दिस इज बिकॉज वी नो दैट दिस इंटेलिजेंसिया एट द एज डू नॉट अलाउ हिम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज. तो एज के अकॉर्डिंग हमको देखना होगा कि उस बच्चे के जैसे कोई बच्चा है अगर वो जंप कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि छोटा है इसको पता नहीं है, इसलिए हम बच्चों को रोक लेते हैं कि उधर मत जाओ तुम गिर जाओगे, क्योंकि उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. लेकिन अगर यही काम कोई एक बड़ा व्यक्ति करे और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो 1 year old चाइल्ड गेटिंग हिज हैंड बर्न्ड बाय टचिंग और ए हॉट आयरन. अब 1 साल का बच्चा है, अगर उसके अंदर समझ, हमको लगता है कि इसके अंदर समझ डेवलप होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रही है, तो हम वहाँ पर ब्राइटा को सोच सकते हैं. गेटिंग इज हैंड बर्न्ड बाय द टचिंग अ हॉट आयरन. अक्सर मिलता है कि आयरन अगर घर में लगा हुआ है तो गर्म आयरन को उसने टच कर दिया. और पुटिंग हिज हैंड इन बॉइलिंग वाटर. अंडरस्टैंड अ नॉर्मल चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग.
तो अगर बच्चा कोई इस तरह की हरकत करता है तो हम उसको छोड़ सकते हैं. बट लेटर ईयर एज दिस चाइल्ड ग्रो इनटू अ फुल फ्लेज एडल्ट, if he is not learned from such experiences and still commit the same mistakes, then we call it either childish or foolish. तो हमको ये कंपैरिजन और डिडक्शन का प्रोसेस अप्लाई करना होगा कि लाइफ के फर्स्ट फेज में वो बच्चा कैसा था और उसको ग्रो होते होते वो कैसा ग्रो हो पाया कि नहीं हो पाया, उसने अपनी मिस्टेक से कुछ चीज़ों को सीखा या नहीं सीखा. तो यहाँ पर हम ब्राइटा को यूज कर सकते हैं. तो ब्राइटा एग्जिबिट अ फुलिश करेज that may be stem out of less understanding or comprehension and may lead to a destruction of self or destruction of things around. This is psychosyphilitic. तो इस तरह से हम मियाज्म को समझने की कोशिश करेंगे. ये साइकोसिफिलिटिक ट्रेंड है. This attitude that seems to be courageous may also be termed as indiscrimination. तो ये इसको इंडिस्क्रिमिनेशन के रूब्रिक में लेते हैं, जिसको हम अविवेक कहते हैं. उसके अंदर विवेक नहीं है कि क्या काम मुझे करना है, कैसे मुझे करना है. विवेक उसका डेवलप ही नहीं हो पाया है, अविवेकी है. रनिंग और क्रॉसिंग अ रेलवे लाइन और अ रोड फुल ऑफ फास्ट मूविंग ट्रैफिक in front of fast moving vehicle as lecture knows not gauging the speed of the vehicle coming toward you in a classical example of Brighta misplaced courage. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. ट्रेन आ रही है और भगते चले जाएंगे उसके सामने से, बस आ रही है तो रोड फास्टली क्रॉस करेंगे. तो ये कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेशन को शो करते हैं कि ये अविवेकी हैं. इनके अंदर ये विवेक नहीं है कि पहले बस निकल जाए, फास्ट मूविंग व्हीकल निकल जाए, तब हम रोड को क्रॉस करें. बहुत सारे लोग इस समय ब्राइटा के हमको देखने को मिलते हैं. जंपिंग इनटू ट्रबल्ड वाटर और डीप सी विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्विमिंग. स्विमिंग की जानकारी नहीं है लेकिन गहरे पानी में कूद गए तो फिर ब्राइटा हमको मिलेगा. बट ही इज ब्लिसफुली अनअवेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. तो एक टर्म है कि कॉन्सिक्वेंसेस को बिना सोचे ही जो स्टेप ले लेगा वो कहीं ना कहीं ब्राइटा में आएगा. तो इस तरह से हम ब्राइटा के करेज को समझने की कोशिश करते हैं. और दिस कैन बी कॉल्ड अ मिसप्लेस करेज और इनडिस्क्रीट करेज दैट माइट कॉज हार्म टू हिम एंड अदर. तो करेज को समझने के लिए हम उसके रिजल्ट को भी समझेंगे. कोई व्यक्ति अगर करेजियस है तो उस करेज का रिजल्ट क्या है, क्या उसमें वो खुद को हार्म होता है या दूसरों को हार्म होता है, तो फिर हम ब्राइटा को पहचान लेते हैं. तो ये फुलिश बिहेवियर और इनडिस्क्रिमिनेशन में आता है. दो रूब्रिक्स इसमें अंदर आते हैं. मिसप्लेस और डिसप्रपोर्शनेट एंजाइटी और फियर. इसके अंदर बहुत सारी, तो एंजाइटी और फियर को पहले हमको डिफरेंशिएट करके समझना होगा. एंजाइटी में क्या है, देयर आर मेनी सिचुएशंस कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन दिस सिचुएशन इज कंसर्न व्हेन ही फर्स्ट फेस इट. ही हैज सो मेनी डिफरेंट क्वेरीज इन माइंड. तो एंजाइटी को हमको समझेंगे कि एंजाइटी में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज माइंड के अंदर आती हैं, तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं. लेकिन किसी एक ही चीज को लेकर अगर एंजाइटी है तो फिर वो फियर में कन्वर्ट हो जाती है. तो एंजाइटी किस तरह से फियर में कन्वर्ट होती है इसको भी हमको समझना होगा. तो इसमें हम रूब्रिक लेते हैं. एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट, फियर हैपेंस समथिंग विल. बहुत देखने को मिलता है आज के इस दौर में कि मेरे संग कुछ हो ना जाए, कुछ मेरे साथ घटना ना घट जाए. फियर हैपेंस समथिंग विल. और कॉशियस, कॉशियस एंशियस. तो ये तीन रूब्रिक हम लोग इसके फियर और एप्रीहेंशन में और एंजाइटीज में लेते हैं. Such anxious thought help one to foresee and be warned of danger, making one cautious. Anxious thoughts show that one is not control of the situation. तो एंजाइटी हमको कब आती है, जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती. लेकिन जैसे वो सिचुएशन अगर लाइफ में आई और हमने उसको कंट्रोल कर लिया तो हम एंशियस नहीं होंगे. तो ये हमको समझना होगा कि हमको अपनी लाइफ में भी समझना होगा कि अगर कोई सिचुएशन हमारे नियंत्रण में है तो हमारी एंजाइटी खत्म हो जाती है, और अगर वो कंट्रोल में नहीं होती तो फिर एंजाइटीज का डेवलपमेंट होता है. तो जब पेशेंट बैठेगा तो हम उसको इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. दिस एंशियस थॉट नॉर्मली वैनिश एज वन गेट एकस्टम टू द सिचुएशन. अब क्या होगा, अगर एंजाइटी हुई, वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन जैसे वो सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो एंशियस थॉट नॉर्मली वैनिश हो जाते हैं, वो सारे के सारे थॉट्स चले जाते हैं. तो ये एंजाइटी बेसिकली सोरिक होती हैं, जो हमारे डोरमेंट सोरा से लेटेंट सोरा की स्टेज में आती हैं. तो सेंसिटिविटीज हैं. पीपल हु डू नॉट गेट ओवर इट स्टार्ट फियरिंग इट. एंजाइटी व्हेन गेट परमानेंट और सॉलिडिफाई बिकम फियर. अगर ये एंजाइटी परमानेंट हो गई और सॉलिडिफाई हो गई, किसी एक चीज को लेके एंजाइटी बनी हुई है, तो फिर ये फियर में कन्वर्ट हो जाती है. तो एंजाइटी इज कन्वर्ट इनटू फियर. तो एंजाइटी सोरिक और फियर इज साइकोटिक. वेदर इट इज एंजाइटी और फियर, इट हैज ऑप्टिमम इज नॉर्मल. तो जैसा कि हम सब लोग पढ़ते आए हैं और पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि म्याज में एक तराजू है जो चीज़ों को तौलने का काम करता है.
तो अब एंजाइटी और फियर को भी हम तोलेंगे कि एंजाइटीज के अंदर मोस्ट पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज पेशेंट के माइंड के अंदर डेवलप होती हैं, और फियर में वो एक ही जगह रहता है। तो व्हेन इट हेम्पर द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल इट बिकम पैथोलॉजिकल। अब अगर उसने जो उसकी डिफिकल्टीज हैं वो फियर में कन्वर्ट हो गई, तो फिर अब पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि फियर पे साइकोसिस शुरू हो जाती है, और वहाँ पर फिर न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होना शुरू होते हैं, जनरेशन का फंक्शन अफेक्ट होना शुरू होता है। तो इन ब्राइटा इट इज पैथोलॉजिकल। एंजाइटी और फियर कैन बी आइदर टू मच और नॉट दे आर ऑल, बोथ ऑफ दीज आर एबनॉर्मल। तो एंजाइटीज भी उसके अंदर एबनॉर्मल होंगी और फियर भी एबनॉर्मल होगा। व्हेन सच एन एंजाइटी इज नॉट नॉर्मल फॉर द एज वी कैन कॉल इट मिसप्लेस्ड। तो हमको देखना होगा कि उसकी जो इंटेलिजेंसिया है और उसकी जो एंजाइटी है उसका क्या रिलेशन है, वो दोनों प्लेस्ड होनी चाहिए, मिसप्लेस्ड नहीं होनी चाहिए। By misplaced anxiety we mean that Brighta give unnecessary importance to the things। तो हम इससे समझ जाएंगे कि किस तरह से वो किस चीज को इंपॉर्टेंट दे रहा है, किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। Misplaced anxiety of Brighta can also be seen in patient who place too much importance to a minor element and less important to the major। तो ये हम लोग जैसे जैसे ब्राइटा को समझेंगे वैसे वैसे पेशेंट हमको समझ में आते हैं। तो अपने छोटे छोटे एलिमेंट हैं उनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बजाय मेजर एलिमेंट के। फोर्थ है मिसप्लेस लव अटैचमेंट अफेक्शन। तो ब्राइटा का जो अटैचमेंट है वो बहुत ही मिसप्लेस्ड है। ब्राइटा कैन शो अनड्यू लव एंड अफेक्शन टू द एनिमल्स, दे अपियर टू बी एनिमल लवर, सो फार गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट। अगर एनिमल लवर है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इवन कार्सिनोसिन, चॉकलेट, नेट्रम म्योर, इन सब के अंदर भी है, लेकिन इसकी जो इंटेलेक्ट है उसको हमको समझना होगा कि वो एनिमल से जो प्यार कर रहा है तो वो एनिमल लवर होने के साथ साथ उसकी इंटेलेक्ट कैसी है। तो ब्राइटा क्लिंगिंग टू लव, ब्राइटा के अंदर क्या मिलती है, क्लिंगिंग मिलती है। ब्राइटा कैन नॉट लिव इन लव ऑन इट्स ओन ड्यू टू इनडिसिसिवनेस, इनसिक्योरिटी विद नो कॉन्फिडेंस इन मेक वन सेल्फ मेक अ ब्राइटा क्लिंग। क्लिंग टू मदर और स्पाउस, एक रूब्रिक आता है कैरी डिजायर टू बी और डिल्यूजन लेग कट ऑफ, यानी कि उसको ये फील होता है कि मेरे हाथ पैर कट गए हैं इसलिए फिर वो प्यार चाहता है। क्लिंगिंग मदर और क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर कम इन टू द पिक्चर। तो लव कैसा है इसके अंदर, क्लिंगिंग है। क्लिंगिंग का मतलब है कि अब वो उसके बिना नहीं रह पाता है, उसने पूरी इंटेलेक्ट अपनी क्लिंगिंग पे लगा दी है। तो उसको ये फियर है पीछे कि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा। अभी एक केस देखेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। मिसप्लेस रेस्पॉन्स, आंसर का जो रेस्पॉन्स होगा, जब पेशेंट आया तो उससे हमने उसका जो क्लिनिक पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूछा तो वो फ़ोन नंबर बता रहा है या बैंक का अकाउंट नंबर बता रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस बता रहा है। तो इस तरह से इसकी जो रेस्पॉन्सेज हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो हमको मिलेगी मिसप्लेस। मिसप्लेस अंडरस्टैंडिंग आंसर में मिलेगी हमको, आंसर ऐसा देगा जो हमको कंफ्यूज करेगा, उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएशन का बहुत ज़्यादा होगा। मिसप्लेस बिहेवियर होगा इसका। बिहेवियर में क्या मिलेगा, स्पीकिंग लाइक अ चाइल्ड, बिहेव लाइक अ चाइल्ड और रिएक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। एक बड़ा अच्छा खासा यंग पर्सन है, एल्डर पर्सन है, तो वो हमको इस तरह का बिहेव उसके अंदर मिलेगा। तो चाइल्डिश बिहेवियर ओल्ड पीपल उन, और टॉक चाइल्डिश, तो कुछ बड़े लोग हैं जो बच्चों की तरह बात करते हैं, तो ऐसे लोग हमको देखने को मिलेंगे। मिसप्लेस कॉन्फिडेंस, हम लोग समझ चुके हैं कि इसका कॉन्फिडेंस किस तरह का है और ये फुलिश बिहेवियर को शो करता है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्फिडेंस को समझ लेते हैं। इरिजोल्यूशन और इनडिसिसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन को हम किसी भी तरह से समझा नहीं सकते। द फर्स्ट थिंग अ पेशेंट हु कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट सेड, डॉक्टर आई कैन नॉट मेक द स्मॉल डिसीजंस। तो जब पेशेंट को हम पहचानेंगे, उससे पूछते हैं आपकी विल पावर कैसी है, आपकी डिसीजन लेने की पावर कैसी है, तो वो बताता है कि मेरी डिसीजन पावर ऐसी है कि मैं एक 2 से 3 रुपए का पेंसिल या स्केल या कोई भी चीज़ है बाजार से नहीं खरीद सकता। और इस तरह से हम उसकी इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये इरिजोल्यूशन और इनडिसीजन है। तो डिसीजन पावर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये हर चीज़ को अपने पेरेंट्स से पूछेगा, घर में फ़ोन करके पूछेगा कि मैं भाई ये काम करूँ या नहीं करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलती हैं, वो इरिजोल्यूशन और इनडिसीजन में आती है। मिसप्लेस प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस एंड सीरियसनेस, किस मैटर को प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं देनी है, ये ब्राइटा के अंदर मिसप्लेस रहती है। मिसप्लेस एक्शंस, वन डे हर पेरेंट्स वर क्रिटिसाइजिंग द नेबर। जो एक्शंस में कैसे मिलेगा इंडिस्क्रिमिनेशन, कि वन डे हर पेरेंट्स वर क्रिटिसाइजिंग द नेबर, एक दिन कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स अपने नेबर को किसी बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, द नेक्स्ट डे शी टोल्ड द नेबर एवरीथिंग
when he come to their house, her indecision was seen at so many places. तो अगली बार जब वो नेबर उनके घर आया तो बच्चे ने उनको बता दिया कि कल आपके बारे में हमारे पेरेंट्स ऐसी बात कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें हमको बच्चों में देखने को मिलेंगी। Misplaced opinion. Brightas do not like certain people. No rational argument will make them change their mind. तो इनके जो ओपिनियंस हैं वो सारी की सारी मिसप्लेस्ड हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अ गर्ल विद ल्यूकीमिया does not want to get married because her sister had got married and had some difficulties in understanding in her laws। तो आजकल ये बहुत मिल रहा है कि जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं उनके संग अगर कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं तो वो शादी के लिए मना करते हैं कि शादी तो बेकार की चीज़ है। तो ऐसे ही इस लड़की ने एक बनाया, अ गर्ल फॉर्म द ओपिनियन दैट ऑल हस्बैंड आर बैड एंड ऑल मैरिज आर अनसक्सेसफुल। तो ये एक ओपिनियन इसने बनाई। द फैक्ट लेटर दैट हर सिस्टर वाज हैप्पी, जबकि उसकी जो सिस्टर थी वो हैप्पी थी, उसके 2 बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन एक इंसिडेंस को लेकर के इसने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि मैरिज जो है खराब होती है और सारे हस्बैंड खराब होते हैं। तो ऐसा इसने एक फिक्स्ड आइडिया बना लिया और फिर इस आइडिया को अब हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम ब्राइटा को सोच सकते हैं। ब्राइटा डू नॉट लाइक सर्टेन पीपल, नो रैशनल आर्ग्यूमेंट विल मेक देम चेंज देयर माइंड। इनके माइंड को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो नॉट ओनली इन द मेंटल स्फीयर बट ऑल्सो इन द फिजिकल स्फीयर एवरीथिंग इज मिसप्लेस्ड। तो हम लोग सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। इनके जेनेटिक कोड में हमको रिप्रेजेंट जो है जेनेटिक कोड है, माइंड एंड बॉडी टॉक द सेम लैंग्वेज एंड हैंस ट्रू होम्योपैथ practicing right homeopathy will see the concept of the mental as well as physical level। तो फिजिकल लेवल पे हम लोग ब्राइटा को समझ चुके हैं और मेंटल लेवल पे, तो हम दोनों को मिला करके इसके मिसप्लेस वाला जो फीचर है इसको समझेंगे तो फिर हम इसको अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। मिसप्लेस्ड एज कैसे दिखेगी कि यंग पीपल लुक ओल्ड और ओल्ड पीपल लुक यंग। मिसप्लेस बिल्ट और फिजिक्स, ड्वार्फिस, ग्रोथ अफेक्टेड डिसऑर्डर, ग्रोथ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो ब्राइटा के अंदर हमको मिलेंगे। डेवलपमेंट इनका अरेस्ट मिलेगा। माल फंक्शन ऑफ ऑर्गन, एट्रोफी, बोन्स से रिलेटेड कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, रिकेट्स, स्लगिश ऑफ द बॉडी, वुंड हील स्लोली, ये सारे के सारे हमको फिजिकल प्लेन पर सिम्टम्स मिलेंगे। मियाज्मेटिक रिफ्लेक्शन इन ब्राइटा, साइकोसिस बहुत ज़्यादा मिलेगी। सिफिलिस में बहुत जल्दी ब्राइटा नहीं जाता है। ब्राइटा प्रोमिनेंटली यूज द साइकोसिस मियाज फॉर डिफेंस। इन साइकोसिस डिफेंस ऑल्सो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट इज हाइपोसाइकोसिस और साइकोसिस लेस। सब कुछ इसके अंदर शॉर्टनिंग हो गई है, इंटेलेक्ट इसकी शॉर्ट हो गई है, कम हो गई है। तो ब्राइटा जो है वो शो करता है साइकोसिस लेस को। तो ब्राइटा हार्डली कॉज एनी इन्फ्लेमेशन फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। ब्राइटा फिजिकली कॉज इंड्यूरेशन बाय इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिन और लेक्सिटी फ्रॉम लेस सिंथेटिक इलास्टिन। तो साइकोसिस इसके अंदर भरी हुई है, वो भी साइकोसिस लेस। इन लास्ट फेज ऑफ मैन, यानी कि जो मैन का लास्ट फेज होता है टुवर्ड्स ओल्डर एज, द ब्राइटा में शो सम destructive element as in case of senile dementia. Generally there is no destruction in Brighta, no destruction of intellect or organs। intellect है लेकिन intellect कैसी है, फुलिश intellect है, उसके अंदर उसका यूज नहीं है, लेकिन intellect का destruction नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम समझना पड़ेगा। इंटेलेक्ट का डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि वो पागल नहीं है, लेकिन उसका जो बिहेव है वो फुलिश बिहेवियर लगता है। This means that the most important thing we see in the Brighta is not inflammatory diseases, not destructive diseases, but only slow moving chronic affection, that too of elastin less or fibrin less। Salt of Brighta हम लोग समझेंगे। ब्राइटा कार्व, ब्राइटा कार्व के अंदर 3 चीज हम लोग इसका चार्ट समझते हैं। मिसप्लेस मिलेगा, शॉर्ट स्ट्रक्चर, रिसीडिंग हेयर लाइन, राउंड फेस, नोबी नोज, चिली है, थर्स्टी है, राइट साइडेड है, और इनएडिप्टेबल और रूटीनिस्ट। तो ब्राइटा कार के जो करेक्टर हैं वो हमको सारे ब्राइटा सॉल्ट्स में मिलेंगे। ब्राइटा फॉस के अंदर फॉस्फोरस का एलिमेंट हो जाएगा, तो ये चिली हो जाएगा, थर्स्टी हो जाएगा। और मिसप्लेस्ड वांट ऑफ मैग्नेटाइज और अफेक्शन एंड लव। फॉस्फोरस इज नोन टू गिव फॉर लव एंड टेक लव, तो इसमें क्लिंगिंग हमको देखने को मिलेगी। एक केस समझते हैं ब्राइटा फॉस का। तो इस केस की सारी हिस्ट्री आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में वीडियो नंबर 20 जिसका टाइटल है कैंट सर बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोगों ने ये केस डिस्कस किया था। तो ब्राइटा फॉस का ये केस की हिस्ट्री आप वहां से समझ सकते हैं। माइंड में हमने लिया क्लिंगिंग, क्लिंगिंग टू ए पर्सन और फर्नीचर, जो अभी हमने देखा कि इसकी इंटेलेक्ट कैसी है। तो इसमें मैंने ब्राइटा फॉस इस बच्ची को दिया था। ये इसके कान की पोजीशन है,
ये इस तरह से एक एक्जिमा था इसके कान में और उसमें डीप कट जैसा दिखाई दे रहा था। और जब इसको ब्राइटा फास्ट दिया गया तो 5 हफ्ते के अंदर इसकी पूरी की पूरी हीलिंग हो गई। ये एक्जिमा इसका ठीक हो गया था। तो इसकी पूरी जो केस हिस्ट्री है इसकी डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं। ब्राइटा फास्ट 200 का ड्रॉपर वीकली 5 वीक्स तक दिया था, एक डोज पर वीक ड्रॉपर। ब्राइटा म्योर हॉट हो जाएगा, थस्टी हो जाएगा और इसके अंदर म्योर एलिमेंट आने से इसकी शॉर्टनेस हो जाएगी, चाइल्डिश बिहेवियर हमको मिलने का देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें हमको वैसी मिलेंगी, बस ये हॉट हो गया। फॉस फॉस हमारा चिली हो गया था और ये इंट्रोवर्टेड ब्राइटा है, ये अपनी बात को नहीं कह पाएगा। ब्राइटा सेल्फ के अंदर हॉट, थर्स्टी और ये एक्सट्रोवर्टेड ब्राइटा है विद लॉस, विल पावर लॉस है इसकी, डिजायर मोर देन शी नीड्स है, फियर कन्वर्सेशन ऑफ। और फिजिकल प्लेन पर एक्सर्शन, फिजिकल एग्रेवेट, फ्लेवी फीलिंग हैंड पार्ट्स और रिलैक्सेशन मसल्स, इम्बेसिलिटी, ये ब्राइटा सेल्फ के अंदर हमको देखने को मिलेगी। ब्राइटा आयोड हॉट, थर्स्टी और हेस्टी एक्सट्रोवर्ट ब्राइटा। तो ब्राइटा फॉस एक अलग कंडीशन है, वो चिली है। ब्राइटा सल्फ हॉट हो गया लेकिन एक्सट्रोवर्ट हो गया। और ब्राइटा आयोड हेस्टी एक्सट्रोवर्ट के साथ हेस्टी भी हो गया। तो हरी, इम्पेशंस और रेस्टलेस अगर ब्राइटा मिलेगा तो हम उसमें ब्राइटा आयोड को सोचेंगे जो हॉट होगा। तो ब्राइटा में भी रूल आउट, हम इसको कब रूल आउट करेंगे? पर्सन है एबिलिटी फॉर क्विक अडेप्टेबिलिटी, बहुत जल्दी से अगर कोई अडेप्ट कर ले रहा है तो हम उसमें ब्राइटा को रूल आउट करेंगे। पर्सन कैन कम अप विद गुड आइडियाज, ब्राइटा पर्सन इज प्रिकॉशियस, पर्सन इज क्रिएटिव एंड हैज एप्टीट्यूड फॉर क्राफ्ट एंड आर्ट क्रिएशंस, तो उसमें हम ब्राइटा को नहीं सोचेंगे। पर्सन इज इनोवेटिव, पर्सन कैन यूज न्यू गैजेट्स विद ईज, पर्सन आंसर क्वाइट इंटेलिजेंटली, द डिजीज इज ऑफ फ्रैंक डिस्ट्रक्टिव नेचर विदाउट एनी एलिमेंट साइकोसिस। अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव फास्ट सिफिलिटिक डिजीज है तो भी हम ब्राइटा को नहीं सोचेंगे, ब्राइटा के अंदर स्लोनेस है। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट स्ट्रक्चर पर्सन कैन नॉट नेसेसरीली बी ब्राइटा, स्पेशली इफ इज इंटेलेक्ट गुड एंड शार्प। अगर कोई शॉर्ट स्ट्रक्चर का है, उसकी इंटेलेक्ट अगर अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राइटा ही होगा। एन ओवरग्रोन पर्सन, अगर बहुत लंबा पर्सन है वो ब्राइटा हो सकता है अगर उसकी जो इंटेलेक्ट है वो मिसप्लेस्ड है। तो इस तरह से हम ब्राइटा को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे और इन सारी चीज़ों को, तब हम जाके ब्राइटा को समझ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्राइटा की क्लास कंप्लीट हो गई। थैंक यू। थैंक यू।